नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको पहले से पता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आपको नहीं पता है। ये घोटाला कैसे हुआ और इस घोटाले से एबीजी शिपिंग के मालिकों को निकालने के लिए क्या खेल चला, किस तरह सरकार की नीतियां लगातार घातक साबित हो रही हैं और इस तरह के घोटालेबाज या देश को चूना लगाने वाले लोगों के लिए नए नए एवेन्यूज़ खोल दिए गए हैं, नए नए अवसर उनको दे दिए गए हैं कि घोटाला करो और भाग जाओ। किस तरह से इस मामले में जांच में ढील ढाली और किस तरह से कौन सी सरकारें पहले दिन से इस कंपनी को सपोर्ट करती रही हैं, सब कुछ बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, वो स्क्रीन पर जो बारकोड है उसको स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं। एबीजी शिपयार्ड का घोटाला क्या था? 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहकर लगातार इस पर बात चल रही है। बहुत ज़्यादा आंकड़े आपको नहीं दूंगा, लेकिन इसका जो मूल एनालिसिस है वो आपको ज़रूर दूंगा ताकि कम समय में आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा आंकड़े डालूंगा तो वो बोझिल हो जाएगी और आप इसको आर्थिक मामला समझ के निकल जाएंगे कि ये सबको समझ में आला नहीं है। तो इसको बहुत सिंपल करने की कोशिश करूंगा। 28 बैंकों से कर्जा लिया इस कंपनी ने। उसके बाद इस कंपनी ने इस कर्जे को, आप ऐसे और सरल करता हूँ इसको, मान लीजिए कि मैं एक दुकान खोलूँ और उस दुकान को खोलने के बाद में मैं अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से कर्जा ले लूँ, बहुत सारा कर्जा। और कर्जा लेने के बाद मैं अपने भाई को उधार दे दूँ, अपने चाचा के लड़के को उधार दे दूँ, कहीं और चुपचाप गुप्त रूप से कहीं और जमा कर दूँ। एक दुकान किसी दूसरे शहर में खोल लूँ और यहाँ से सारा पैसा उसके लिए देता जाऊँ। और यहाँ पे इस दुकान पे कहता रहूँ घाटा हो रहा है जी, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। और मेरे कर्जदार कहें भाई बेचारे की दुकान नहीं चल पा रही है, थोड़ा कर्जा और ले लो और इसको बचा लो, बेल आउट जिसको कहते हैं। उसके बाद में वो पैसा भी ले लूँ, वो पैसा भी कहीं और लगा दूँ, संपत्ति खरीद लूँ, मकान खरीद लूँ, दुकान को फ़ायदे में नहीं आने दूँ। और कुछ साल बाद बोलूँ कि साहब दुकान चल नहीं पा रही, घाटे में है, मेरे पास कुछ नहीं है भाया, अब दुकान को मैं आज से बैंकरप्ट घोषित करता हूँ, दिवालिया घोषित करता हूँ। जिसके जितने जितने पैसे हैं इसके अंदर से निकाल लो, जो बनता है ले लो। अब पता चला कि दुकान के कर्जा मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का है, तो दुकान में 50,000 का ही सामान निकल रहा है, सब कुछ मिला के 50,000 का सामान। तो अब क्या करूं मैं? अब जो है आप हाथ मलते रहिए, सर पीटते रहिए, 50,000 में सारे कर्जदार बांट लीजिए। ये है मोटा मोटा इसका एक सरल उदाहरण जिस तरह से एबीजी घोटाला हुआ था। अब मैं आपको इस घोटाले में सरकारों की जो कलाकारियां हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे देश में पूंजीपतियों को हद से ज़्यादा सिर पे बिठाया जाता है और देश के सारे संसाधन उनके चरणों में डाल दिए जाते हैं। अगर आपको फ्री में राशन मिल रहा है तो मुफ्तखोरी कह कह के आपका सिर खा जाते हैं। व्हाट्सएप में इधर उधर मुफ्तखोरी। आपकी बिजली सस्ती हो जाए तो मुफ्तखोरी, आपको पानी मुफ्त मिल जाए तो मुफ्तखोरी, या कोई सरकार सब्सिडी दे दे, कुछ कर दे। अभी एक विधायक इटावा की जो है वो बड़बड़ा रही थी, नमक खा लिया इन्होंने गल्ला खा लिया, अनाज खा लिया लेके लॉकडाउन के दौरान। अब नमस्ते का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, वोट मांगने जाओ तो सुनते नहीं हैं। तो इस तरह से जो सोच है कि जो लोगों को आप सब्सिडी दे रहे हैं, खाद पे सब्सिडी देते थे, एलपीजी पे सब्सिडी देते थे, उसको बंद कर दिया। और सब्सिडी तो हरामखोरी है, लेकिन इस एबीजी शिपयार्ड को गुजरात में सस्ते दाम पर ज़मीन क्यों दी गई? क्या सोच कर दी गई? 2007 में तो मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे ना, उनके कार्यकाल में सस्ते दाम पर एबीजी शिपयार्ड को ज़मीन दी गई। जैसा मैंने बताया, 28 बैंकों ने लगातार समय समय पर इसको कर्जा दिया और बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते हालत ये हुई कि ये कंपनी अपना जो असेट्स थे उनको टैक्स हेवन कंट्रीज़ में अलग अलग कंपनियां खोलकर, रिश्तेदार की इसकी उसकी उटर पटर कंपनियां खोल के और पैसे को वहाँ शिफ्ट करती रही।
और यहाँ पे घाटा दिखाती रही। 2013 में फिर से इसको बेल आउट दिया कुछ बैंकों ने। सरकार ने कहा डूब जाएगी, इसको कुछ दे दो शायद बच जाए, तो सबका पैसा बच जाएगा, देश का पैसा बच जाएगा। कंपनी देखिए, जो कॉरपोरेट है वो ना तो बिजनेस अपने पैसे से करता है, ना अपने असेट से कर। उसको सस्ते में ज़मीन चाहिए, मुफ्त में। उसको हराम में सस्ते में लोन चाहिए। आपके ही लोन से, आपके ही पैसे के लोन से धंधा करेगा, आप ही को नौकर रखेगा, आप ही को नौकरी से निकालेगा, टॉर्चर करेगा, ओवरटाइम कराएगा, 12 घंटे 14 घंटे काम कराएगा और आप ही का दामाद बना रहेगा, ऐश करेगा। मर्सिडीज से नीचे तो कोई घूमता ही नहीं है जितना ये कॉरपोरेट वाले, छोटा से छोटा कॉरपोरेट हो। इनके खर्चे, इनके ऐशो आराम देखो। अरे भाई, तुम्हारा पैसा थोड़ी है वो पैसा तुमने बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाओ, लोगों को रोजगार देना, ये बोल के तुमको पैसा दिया गया। इसी नाम पे नेता लोग लगातार तुमको बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या किया इन्होंने, वो पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद विदेशों में लगा दिया। और आपको जो कहानी बताई जा रही है, वो कहानी बताई जा रही है कि इन्होंने देखो ICICI बैंक से 7,089 करोड़ रुपए ले लिए, IDBI से 3,634 करोड़ रुपए ले लिए, SBI से 2,468 करोड़ ले लिए, PNB से 1244 करोड़ ले लिए, IDBI से 1228 करोड़ रुपए ले लिए, LIC से 136 करोड़ रुपए ले लिए। और ये मुकदमा इसके खिलाफ किया गया। अब मुकदमा कब हुआ था? 3 साल पहले। 3 साल से CBI इस मुकदमे की जांचें कर रही है और इसको पकड़ नहीं रही है। अब आप कहेंगे एक क्राइम था, एक आदमी ने किया, पैसा बाहर भेज दिया, तो अब उसमें क्या सरकार की गलती है साहब? सरकार को क्या पता था, सारे कॉरपोरेट को देते हैं, ऐसे ही हम सब बोले। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जब ये क्रिमिनल केस इस कंपनी के खिलाफ चल रहा है, उसी दौरान इस कंपनी के खिलाफ NCLT में भी मुकदमा चल रहा है, दिवालिया कानून में मुकदमा चल रहा है। इसको दिवालिया घोषित करने की तैयारियां चल रही हैं। अब मैं आता हूं सरकार की नीतियों पे। कोई कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकती है, इसको लेकर जो कानून था 2016 में, उसको पूरी तरह से कंपनी फ्रेंडली बना दिया गया। ज़मीन उस वक़्त दी गई थी। 2013 में ये कंपनी घोटाले में फंसती है और पता चलता है कि ये दिवालिया हो रही है, इसकी हालत ख़राब है, इसको बेल आउट दिए जा रहे हैं। और उसके 3 साल बाद इस देश में एक कानून आता है, उसको रिफॉर्मिस्ट कानून कहा जाता है कि बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, सुधारवादी कानून है। अब दुनिया में जो लोग भी धंधा कर रहे हैं वो डर के धंधा नहीं करेंगे। तो कानून क्या लाए थे? कानून ये लाए थे कि आप दिवालिया करके आसानी से कैसे निकलें, आप अपनी कंपनी को घाटे में लाके आसानी से कैसे निकलें, ये कानून था। और इस कानून में IBC जिसको कहते हैं, और इस कानून में 2007 में मोदी जी ने जब ये ज़मीन अलॉट की थी तो गुजरात विधानसभा में मामला उठा था बाकायदा कि 1,21,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपने, स्क्वायर मीटर, 1,21,000 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर ज़मीन आपने इनको सस्ते में दे दी। किसने दे दी? और कॉरपोरेशन का दाम 1,400 रुपये चल रहा था, आपने 700 रुपये के रेट से ज़मीन दे दी। उसके बावजूद, जैसा कि विपक्ष का वो मजाक उड़ाने की आदत है, वहाँ भी उड़ाते रहे और उसको ज़मीन दे दी। ये एक बीच में जानकारी देनी थी। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने बनाया, इंसॉल्वेंसी के लिए कानून बनाया, जो दिवालिया कानून बनाया, उस कानून में क्या हुआ कि एक प्रोसेस तय की गई, एक प्रक्रिया तय की गई कि दिवालिया घोषित करने की एक प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब से ये कानून बना है, इस देश में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो एक कंपनी थी जो साथ की साथ क्रिमिनल केस किसी बैंक ने कर दिया था, SBI ने, इसलिए क्रिमिनल केस में फंस गई। तो अब इसके खिलाफ क्रिमिनल जांच हो रही है। इससे पहले जितनी कंपनियां भी दिवालिया घोषित हुई हैं, उनके किसी ने इस तरह के क्रिमिनल नज़रिए से जांच नहीं की कि इनका घाटा हुआ कैसे। और जो दिवालिया कानून था, मैंने आपको दुकान वाला उदाहरण शुरू में दिया था, दुकान से कुछ भी वसूल लो, मेरे घर के अंदर से एक तवा भी नहीं ले सकते हो आप, दुकान घाटे में है। नया जो कानून आया वो ये कहता है कि आदमी दिवालिया नहीं होता, अब कंपनी दिवालिया होती है। एक कंपनी दिवालिया हो गई, दूसरी हम ठाठ से चला रहे हैं, क्या कर लेंगे आप? ये कानून था। और उस कानून में आप जो है वो लगातार सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें दी गई। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। 2016 में ये कानून बना और 2021 तक
इस मामले में 4,541 मामले दर्ज हो चुके थे। भगदड़ मची हुई थी इंडस्ट्रियों में, क्योंकि आप सोचिए 4,541 कॉरपोरेट्स अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लाइन में खड़े हों, तो आप कल्पना कर लें। और ये 4,541 वो केसेस हैं जो एडमिट कर लिए गए थे। वो केसेस नहीं है जो एडमिट नहीं किए गए, वो अलग हैं, मतलब और भी ज़्यादा डिमांड होगी। और इसमें 13.94 लाख करोड़, मतलब 14 लाख करोड़ के आसपास पैसा जो कॉरपोरेट डेब्ट थे, जो ऋण था, लोन था, वो 13,94,000 से ज़्यादा करोड़ का लोन इन कंपनियों के ऊपर था, जिन्होंने ये अपने आप को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की। और उसमें से केवल 13 लाख में से 1,82,000 1.82 लाख, यानी 1,42,000 करोड़ रुपए, 1,82,000 करोड़ रुपए वसूल हुए। यानी जितना पैसा एडमिट किया था कि भाई हम इतना पैसा इससे वसूली हो जाएगी, उसका भी 20% मिला। और सरकार ने इसका नाम, ये अर्थशास्त्र है ना, कॉरपोरेट अर्थशास्त्र, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जिसके जो व्यापार के नाम पे कुछ भी कर सकती है, महामारियों का भी कारोबार करती है, उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका नाम दिया गया हेयर कट। कि बैंकों को हम हेयर कट लेने के लिए कहते हैं, यानी थोड़ा सा बैंक नुकसान उठा लें, लेकिन उनका पैसा वसूल हो जाएगा, कंपनी में फंसा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा नुकसान उठा लो। लेकिन हेयर कट कितना होगा? आदमी के बाल शरीर के वजन के कितने होते हैं? और अगर आपकी पूरी रकम का 80% कट जाए तो आप क्या कहेंगे? ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ इस दौरान, इसमें 80% रकम हेयर कट के नाम पर बैंकों की हवा में गायब हो गई। यानी उन कंपनियों को बैंकों से पैसा लेके टेक ओवर करके उन कंपनियों को खरीद लिया गया और उनको कहा गया कि भाई तुम्हारी कंपनी की नीलामी होगी, संपत्ति ये होगा वो होगा करके। और वो पैसा जो कुल मिला वो 20% पैसा मिला। किस पैसे का? जिस पैसे का दावा किया गया था कि इतना वसूल हो जाएगा। कुल बकाया का ये और भी कम था, और कुल बकाया का ये 5% था, 5%। अब इस मामले में जब घोटाले हो रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, पता चल रही हैं, तो लगातार एक चीज़ और हो रही है, और वो ये कि संसद में वित्तीय मामलों की स्थायी समिति है, वो मसले उठा रही है, दूसरी तरफ से मसले उठा रही है कि भाई मोदी जी आपने एक कानून बना दिया, इस कानून से तो बड़ा मज़ा हो गया। जो कॉरपोरेट है वो 80% अपनी रकम का मुनाफा कमाने में तो उसको पता नहीं कितने साल लगेंगे, और वो क्यों झंझट में पड़े। तो वो क्या कर रहा है कि जल्दी से अपने पेपर तैयार कर रहा है, पैसे को इधर उधर से हवाला सवाला के ज़रिए जैसे भी भेजना है वो भेज दो, नहीं तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, हवाला से भी आसान है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। संक्षेप में बता देता हूँ कि आपको कुछ देश ऐसे हैं जहाँ कॉरपोरेट टैक्स ना के बराबर है, ज़ीरो है। आपने वहाँ एक कंपनी खोल लो, कुछ कंपनियाँ वहाँ पे सिर्फ कंपनी खुलवाने के काम करती हैं, तो वहाँ कंपनी खोल लो और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो अपनी कंपनी से। उस कंपनी में हमने, भारत की कंपनी ने पैसा लगा दिया उस देश में, अब वो पैसा वहाँ चला गया इन्वेस्टमेंट के नाम पे। अब यहाँ जो कंपनी पैसा लगा रही है भले ही दिवालिया हो रही है, लेकिन वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट हो गया। अब क्या होता है कि इस तरह से टैक्स हेवन्स में आपने पैसा भेज दिया, और पैसा भेजने के बाद में आपने कहा भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम हैं ठन गोपाल, जो करना है कर लो। और पता चला कि हमारे 4 बकायेदारों से कहा कि ज़रा हमारे खिलाफ एक NCLT में मुकदमा डाल दो रिकवरी का। अब रिकवरी का मुकदमा हो गया, रिकवरी होनी शुरू हो गई, मेरा पैसा सारा का सारा मेरे पास है ही नहीं, ले लो जो लेना है जी। तो पता चला कि जो 100 रुपये थे उस पर से 5 रुपये की तो वसूली हुई, 95 रुपये है ही नहीं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ जिसमें हजामत के नाम पर, हेयर कट के नाम पर मुंडी काट दी गई, या कहें कि पैर बचा बाकी पूरा काट दिया गया। जैसे कि एक केस है DHFL का जो मुकदमा था उसमें 87,248 रुपये के क्लेम एडमिट किए गए थे कि इतना जेन्युइनली लोगों के ऊपर कर्जा है, और उसमें से जो टोटल हेयर कट हुआ वो 57% हुआ। यानी बैंकों को सिर्फ 43% पैसा मिला। दूसरी कंपनी है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
जब ये दिवालिया घोषित हुई तो जो टोटल क्लेम एडमिट किए गए थे वो 64,961 करोड़ के किए गए थे, जिसमें से 95% पैसा डूब गया। सिर्फ 2,960 रुपये आपको, करोड़ रुपए आपको मिले। तीसरी कंपनी है भूषण स्टील्स, जिसमें 36% के आसपास हेयर कट में चला गया। भूषण पावर एंड स्टील के हेयर कट में 58% पैसा गया। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रारेड लिमिटेड जो है उसमें 90% पैसा, 90% बैंकों का पैसा डूब गया। कंपनी के पास 10% ही पैसे मिले हैं। इसी तरह से एयरसेल लिमिटेड का जो मामला था टेलीकॉम का, 82% उसमें केवल हेयर कट में पैसा चला गया। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी में 80%, किसी में 85%, किसी में 90% पैसा डूब गया। और ये सब काम उस कानून के अंतर्गत हुआ जो कानून 2016 में हमारी सरकार ने बनाया था। संक्षेप में समझें, और अगर आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखें, परिस्थितियों को देखें, तो एक बैंक के पास से कर्जा लिया जाता है, उसको सस्ते में 2007 में ज़मीनें दी जाती हैं, वो कंपनी दिवालिया होने लगती है, डूबने लगती है। 2013 में ये बात सामने भी आ जाती है। 2016 में एक कानून बनाया जाता है जिसके ज़रिए डूबती कंपनी वाले आसानी से उसको दिवालिया घोषित होकर जाने दें, और वो कंपनी दिवालिया होने के लिए एप्लीकेशन भी डालती है। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हवाई बात है। ये अलग बात है कि एक बैंक ने अगर क्रिमिनल केस जमा करा दिया सीबीआई के पास, तो सीबीआई कब तक बचाती, 3 साल तक दबाती रही, और उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी, और सीबीआई ने इस मामले में उनको बाकायदा उन पे मुकदमा शुरू कर दिया। और 3 साल दबाने के बाद ये खबरें अब आ रही हैं। अब इसमें आप कहें कि कोई घोटालेबाज है नहीं, ये फैसला आप करें, नहीं ये फैसला आप करें, लेकिन इस देश का पैसा किसी के पिताजी का है क्या? जो बैंकों के अंदर से हमारा आपका गाड़ी कमाई का पैसा इनको फाइनेंस किया जाता है, बैंक डूबेगी तो क्या होगा? 10 लाख की तो गारंटी है ना जी आपकी। कितनी बैंकें डूब रही हैं? आरबीएल बैंक का हाल आपने देख लिया, बहुत सारी बैंकों का देख लिया। तो बात यह है कि ये कैसा कानून है जो बैंकों का पैसा डूब जाने पर दुकानदार को, या जो इंडस्ट्री वाला है, या जो पूंजीपति है, कॉरपोरेट्स हैं, उनको आसानी से निकल जाने का अवसर देती है। ये कैसा कानून है जिसने बहुत सारे लोगों को ये सूत्र दे दिया, मैं पैसे क्यों कमाऊं? अगर एक कंपनी 95% हेयर कट ले रही है तो उसे पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है भाई? उसने पैसा लिया, इधर उधर लगाया, कंपनी घाटे में दिखाई, 5% पैसा वसूल लो जो सामान पड़ा हुआ है उससे, और हम तो निकल लिए। तो ये है नीति रीति जिसको मैंने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। कुछ आंकड़े बीच में लाया, हालांकि आंकड़े मेरे पास और थे, और वो टेबल इतनी लंबी टेबल है, वो बार बार मैं मोबाइल पे यहाँ से वहाँ करता हूँ तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है। इस देश की सरकार की, इसमें ना कांग्रेस अच्छी है ना बीजेपी अच्छी है, सारे मिल जाते हैं उद्योगपतियों से और हमको लुटवाते हैं। और इसीलिए ये लोग जो चुनाव के लिए चंदे का कानून है, उस कानून में ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं। भाई अगर 5% पैसे आप देके 95% डुबो लेते हो तो 10% पार्टी चंदा भी ले लेगी। इसीलिए तो पार्टियां धनी धनी हो रही हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों से ज़्यादा पैसा बीजेपी के खाते में है। तो ये समझने की ज़रूरत है। मेरा फ़र्ज़ था आपको इस घोटाले का एक पहलू दिखाना, इस एनसीएलटी वाले पहलू को, इस दिवालियापन वाले पहलू को, इस घोटाले को जानबूझकर इस खबर में छिपाया गया। सिर्फ क्रिमिनल केस तो दिखाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो दिवालिया होने की भी कोशिश कर रही थी। और उसके एक साथ 2 मामले चल रहे हैं, एक तरफ दिवालिया होने का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ क्रिमिनल केस चल रहा है। और अभी तक जितनी कंपनियां दिवालिया होके गई हैं, किसी की क्रिमिनल जांच क्यों नहीं की गई? ये क्यों नहीं चेक किया गया कि उसने पैसा कहीं और साइफन ऑफ तो नहीं कर दिया? क्योंकि सब मिले हुए हैं। और ये इस देश की हकीकत है। एक और हकीकत मैंने आपको बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत मैं आपको बताता रहूं तो आप सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करिए जिन्होंने कभी हमारा चैनल ही ना देखा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जुड़ सकें। अभी क्या हुआ है कि जब मैं सबको बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, तो हमारे काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। लेकिन अब समस्या दूसरी हो गई, ऐसे लोग देखने वाले बहुत कम आ रहे हैं
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि बाहर भी वीडियो को भेजें। नमस्कार, जय हिंद।